हाँ भाई, पॉजिटिव मतलब वो जीरो से बड़ा हो, ठीक है। और नॉन नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब इसमें x जीरो भी हो सकता है, साथ ही साथ x ग्रेटर देन जीरो, मतलब x जीरो होगा वो भी चलेगा। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होगा, कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो जीरो होगा तो वो भी नॉन नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है तो वो भी है। तो इस केस में x इज इक्वल टू जीरो और या फिर x ग्रेटर देन जीरो, दोनों केस आ रहे हैं इसमें। पर इसमें सिर्फ x ग्रेटर देन जीरो में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर। तो पहला देखते हैं हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है कि जो नंबर्स है, जो इंटीजर्स है आपके पास 1 2 3 4 5 ऐसा, ये जो सेट बनता है इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर का सेट। ठीक। होल नंबर में क्या होता है कि आपके पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 इसके साथ साथ जीरो ऐड कर दिया उसमें, तो वो हो गए आपके होल नंबर्स। और इंटीजर्स, इंटीजर्स बोलो तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों लेंगे हम। तो आपके होल नंबर 0 1 2 3 ये तो आ गया, और साथ ही साथ -1 -2 -3 ऐसा, ये भी चलेगा। और आपको मैंने बताया था कि इंटीजर्स को आई के साथ साथ जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स आपके ये हो गए, दैट इज नेचुरल नंबर। नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे -3 -2 -1। यदि आपसे कोई बोले कि नेचुरल नंबर, क्या -2 नेचुरल नंबर है क्या? नो सर। हाँ। नो सर। हाँ, तो ऐसा नहीं कि सारे इंटीजर आपके नेचुरल नंबर होंगे, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर्स है वो नेचुरल नंबर कहलाएंगे। नॉन निगेटिव इंटीजर्स मतलब, सॉरी, निगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स मतलब -3 माइनस ये जो है -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, माइनस इन्फिनिटी तक जो इतने भी इंटीजर्स है ना। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब क्या हुआ कि वो इंटीजर जो निगेटिव ना हो, तो जीरो होगा चलेगा, वन होगा चलेगा, तो ये आपका होल नंबर ही आ गया। नॉन निगेटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएगा, वो इंटीजर्स जो पॉजिटिव ना हो, तो जीरो, फिर -1 -2 ऐसा। तो निगेटिव इंटीजर के साथ जीरो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएगा। ओके। इवन इंटीजर्स आपके होते हैं 0 +-2 +-4, ये सब इवन नंबर कहलाते हैं। या उसकी दूसरी डेफिनेशन है, इंटीजर्स डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। और इवन नंबर के अलावा जितने भी है वो ऑड नंबर हो गए। ठीक है। तो आप ये, कहाँ गया भाई, एक मिनट। हाँ, इवन इंटीजर्स है 0 प्लस, जो आपके 2 से डिविजिबल हो, दोज आर कॉल्ड इवन इंटीजर्स। एंड जो 2 से डिविजिबल ना हो वो ऑड इंटीजर हो गए। तो ये समझो आप कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। ओके, सिंपल। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। अब कुछ लोग का डाउट आया था कल कि सर -2 -3 आपका नहीं है क्या, तो यहाँ मैंने बोल दिया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब हम बात करेंगे 1 2 3 4 इनकी। So which are divisible by 1 and itself only are called prime numbers. So these are some prime numbers. 1 2 3 5 7, ठीक है। अब इसमें भी याद रखना कि आपसे बोला जाए कि इवन प्राइम, इवन प्राइम सिर्फ और सिर्फ 2 है, बाकी सारे नंबर्स आप इसके आगे देखो तो ऑड है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे प्राइम ऑड होंगे, ये बोल रहा हूं मैं कि इवन प्राइम 2, इवन नंबर जो प्राइम है वो सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे की सारे इवन नंबर 2 से डिविजिबल होंगे। क्यों भाई, इस बात समझ में आई या नहीं आई? यस यस सर। सर। यस। तो इसको ध्यान रखना ना। कंपोजिट नंबर क्या होगा भाई, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट नंबर होगा। और इसमें ध्यान रखना कि वन जो है ना ही प्राइम कहलाता ना ही कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे मैंने बोल दिया 14, 14 जो आपका नंबर है वो प्राइम है या कंपोजिट है? तो वो कंपोजिट, कंपोजिट। क्योंकि वो 1 से भी डिविजिबल है, 14 से भी डिविजिबल है, साथ ही साथ 2 और 7 इनसे भी है। हाँ, तो इसके 4 डिविजन्स हो गए। तो जिसके 2 या 2 से ज्यादा आपके फैक्टर्स है अलग अलग, वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। और जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 है, मतलब एक 1 से डिविजिबल हो और एक खुद से डिविजिबल हो, उसको हम प्राइम बोलते हैं। अब जो नोट लिखे हैं
अच्छा, जिन लोगों ने रीडिंग नहीं मारी है वो जल्दी से यहीं पर कर ले रीडिंग, है ना, क्योंकि मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग एक बार पढ़ के आ गए हो। ओके, नोट वन, जो मैंने बताया है कि वन इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। ओके, तो दूसरा पॉइंट जो अभी मैंने बताया कि नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट नंबर एक्सेप्ट वन, क्योंकि वन आपको, जैसे हमने बोला कि वन आपका प्राइम नहीं है तो वो तो कंपोजिट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। वन एक स्पेशल केस है जो कि ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। थर्ड पॉइंट, फोर इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड टू इज द ओनली वन प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर यदि हम देखें, अच्छा कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर दोनों जो है नेचुरल नंबर के सेट से आते हैं, पहली बात तो मैं देखूं कि वन आपका कुछ नहीं है, दो प्राइम हो गया, तीन भी प्राइम हो गया, चार कंपोजिट नंबर हो गया, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर फोर, और स्मॉलेस्ट इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी टू हुआ, एंड दैट इज ओनली इवन प्राइम नंबर। नाउ नेक्स्ट इज को प्राइम नंबर्स। एक बार पढ़ लो पूरा, को प्राइम नंबर क्या है। ठीक है भाई, दो नेचुरल नंबर, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो प्राइम हो, है ना, पहली बात तो ये समझो, प्राइम होना जरूरी नहीं है। आर कॉल्ड को प्राइम इफ देयर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज वन। जैसे मैं बोलूं 14 एंड समथिंग 21, क्या ये आपका क्रो प्राइम है या नहीं है? नहीं। नहीं है, क्योंकि इन दोनों का जो HCF है वो आपका कितना है, 7। 7। या ऐसे हम समझे कि दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स है, इसके फैक्टर क्या है, 1 2 7 14, इसके जो फैक्टर है वो क्या हो जाएंगे, 1 2 7 21, 3। है ना। तो वन के अलावा भी कॉमन कौन सा आ रहा है, 7, है ना। तो जो कॉमन मल्टीपल हो आपके, कॉमन जो फैक्टर्स हो वो वन के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, उसी को HCF भी बोलते हैं वैसे हम, है ना। तो जिनको ऐसे समझ में नहीं आता ऐसे समझ लो, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि 1 और 21 क्या ये को प्राइम है? यस सर। यस सर। नो सर। क्यों नहीं है भाई? सर वन, बस वन है ना, वन के अलावा कोई नहीं है। तो को प्राइम है या नहीं है? नहीं है सर, को है। अरे यार, तुम बोल कुछ और यस रहे सर। हो। अरे को प्राइम है, HCF आपका वन है ना, है ना सर। तो को बस प्राइम HCF नंबर वन है है तो सर। को बोल प्राइम रहे हो नंबर क्या? है। उनका जो कॉमन फैक्टर है वो भी वन ही है, वही तो हुआ HCF, ठीक है। और को प्राइम नंबर को ही रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं। अब इसमें ये समझना कि 1 और 21 दोनों प्राइम नहीं है तब भी को प्राइम हो गया है, तो जो नंबर्स हम कंपेयर कर रहे हैं, जो नंबर्स हम ले रहे हैं, वो जरूरी नहीं हो कि वो आपके प्राइम हो, पहली बात। सर 1 के साथ हर नंबर को प्राइम ही होगा ना? हाँ होगा। तो भाई इसके बाद नोट में, टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम बट कन्वर्स need नॉट बी ट्रू। क्या ये बात भी सही है क्या, पहला पॉइंट? दो कोई भी प्राइम प्राइम नंबर ले लूं मैं, जैसे मैंने ले लिया 5 और 29, इन दोनों का HCF हमेशा ही वन आएगा। अरे भाई HCF यदि वन वन के अलावा और कुछ हो जाता तो वो प्राइम ही नहीं होते, बोलो। क्योंकि प्राइम नंबर ही होता है कि वो वन से और खुद नंबर से डिविजिबल हो, तो उसमें HCF हमेशा वन आएगा, तो ये आपके को प्राइम होंगे। क्या पर को प्राइम नंबर आपके प्राइम नंबर्स होंगे क्या, इन एवरी, नहीं। इन जनरल नो नहीं सर। होंगे, है ना, तो वही बोला इसने, टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम बट कन्वर्स need नॉट बी ट्रू। need नॉट बी ट्रू मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मतलब जैसे मैं बोलूँ आपसे कि 3 और 5 आपके को प्राइम है और वो प्राइम भी है,
ओके, बी पार्ट, बी क्या बोला है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर्स। बिल्कुल सही बात है। कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर ले लो, मैंने ले लिया 1,00,000 और 1,00,001। आप बोलोगे सर यही नंबर क्यों लिया, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये दोनों को प्राइम है क्या, कोई कॉम यस एलसीएफ सर। बनी आएगा। हाँ, Yes, तो sir. दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर कोई भी ले लो, वो हमेशा को प्राइम होंगे। उसके आगे आता है 9th पॉइंट, ट्विन प्राइम नंबर्स। ये क्या चीज होती है वो देखो। ट्विन प्राइम किसको बोलेंगे, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर्स इज 2 देन द नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये क्या बात बोल दी है देखो। ट्विन प्राइम नंबर किसको बोलेंगे हम, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर्स is 2 then the numbers are called twin prime numbers। तो यहां पर दोनों जो नंबर होंगे वो दोनों प्राइम नंबर होना जरूरी है। को प्राइम में ऐसा नहीं था, को प्राइम में नंबर आपके प्राइम हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, पर यहां पर दोनों नंबर आपके प्राइम होना जरूरी है और उनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 2 हो, then these are called twin prime numbers। फॉर एग्जाम्पल 3-5 लिया, दोनों के बीच का डिफरेंस 2। 5-7 लिया, ये भी ट्विन प्राइम है, डिफरेंस 2। 11-13 लिया, अच्छा 7 और 11 क्या ये ट्विन प्राइम होगा क्या, है तो दोनों No, प्राइम। sir. क्या ये No, दोनों sir. ट्विन प्राइम है, क्योंकि No, डिफरेंस sir. कितना है 4 है, तो ये ट्विन प्राइम की 4. कैटेगरी में नहीं आते। ऐसे ही 17-19 देन 29-31। आई बात समझ में, Yes, sir. ओके। यस सर। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि ट्विन प्राइम यदि आपको कभी डाउट हो या कुछ हो तो आप ऐसे देखना, नंबर बिटवीन ट्विन प्राइम नंबर्स इज डिविजिबल बाय 6 एक्सेप्ट फर्स्ट केस दैट इज 3-5। यहाँ पे 3 और 5 के बीच में नंबर कौन सा है, 4। इसके अलावा 5 और 7 के बीच में नंबर कौन सा है, 6। इसके बीच में 12, 6. इसके बीच में 18, इसके बीच में, ये सब 6 से डिविजिबल है क्या, समझ हाँ गए। सर। हाँ, Yes. अगली कहानी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। और रैशनल नंबर किसको बोलेंगे हम, वो नंबर जो p बाय क्यू फॉर्म में हम लिख पाए, जहां यहाँ पर p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स है और डिनोमिनेटर में q आया है, तो q आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के नंबर्स को हम हमेशा क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। सो डेफिनेशन पढ़ सकते हो, ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q where p and q are integers and q is non-zero are called rational numbers and their set is denoted by q। तो वही है, ये जो सेट है वो p by q where p q rational number है, q non-zero। It may be noted that every integer is a rational number। ठीक है, कोई भी इंटीजर ले लो, जैसे मैंने 100 ले लिया, क्यों, क्योंकि 100 को मैं हम 100/1 लिख सकते हैं, तो ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर एंड दैट इज नॉन जीरो। तो एवरी इंटीजर कैन बी रिटर्न एज p/1। तो ये जो कंडीशन है ये आपकी फुलफिल हो रही है। ओके, समझ में आई बात या नहीं आई, बोलो। यस I, सर। sir. ओके, और दूसरी बात, इट मे बी नोटेड दैट ऑल रिकरिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स। कैसे, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि 1/3 कितना होता है, बोलो भाई। कुछ बोलेंगे सर ये ऐसा होता है 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 पे बार, मतलब क्या चलता रहता है, रिकरिंग डेसिमल से या। Yes, sir. तो ये जो Yes. सारे नंबर्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं, रैशनल नंबर होता है। क्या बात समझ में आ गई सभी को। Yes, sir. ओके, नोट में क्या लिखा है वो देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट डेसिमल्स डिजिट्स इन पी बाई क्यू, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट decimal digits in p by q is equals to q, that is 11/9 will have maximum of 9 different decimal digits। अच्छा, ठीक है।
ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट डेसिमल डिजिट्स इन पी बाई क्यू। अच्छा, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है वो अलग अलग आपके कितने हो सकते हैं? जैसे 1/3 में तो आपने बोला कि 0.33, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही डिजिट चल रहा है, तो इसलिए इसने बोला है मैक्सिमम। जरूरी नहीं हो कि हमेशा ये जो डिनोमिनेटर उसके बराबर हो, बट मैक्सिमम इतने हो सकते हैं। तो जैसे 11/9 को मैं डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा? 1.20, तो 2 है ना, सही है ना? और फिर 2 will have maximum of 9 different decimal digits। तो 11 को 9 से डिवाइड किया तो 1, फिर 2 0 को तो 2, फिर 2 आया। वो तो यही चलता रहेगा यार, 1.2 बार। ये चलता रहेगा, या फिर 1.22 बार बोले हम। हाँ वही बोला है इसने ना, तो एग्जाम्पल तो गलत लिया है इसने। ठीक है भाई, जैसे हमने बताया अभी कि 1/7 लिया है, तो इसको डिवाइड करें तो क्या आता है? 0.1, फिर 7, नहीं 4, फिर 2, फिर 8, 5, 7, फिर ये रिकर होता चलेगा, है ना? तो यहाँ पर 6 आपके डिफरेंट डिजिट आ रहे हैं, 1 4 2 8 3। तो 7 से ज्यादा डिफरेंट डिजिट नहीं आ सकते, उससे कम हो सकते हैं, यही बोल रहा है वो, बस, है ना? कोई भी आप एग्जांपल लेके देख लो, यही हो रहा है, यही सर उसने बोला। ये 11 के जगह पर और एक मतलब 111 भी ले सकते हैं। अच्छा, तो उसमें हाँ ठीक है, 1/8 ले तो 1/8 में क्या आएगा? 0.1, 0.125। फिर 25, ये आएगा ना? तो इसमें तो 3 ही आ रहा है हमें तो 8 से तो कम ही है, वो तो है ही। पर मैं कैसा एग्जांपल ढूंढ रहा था कि पी इंटाइड वाई, अब मतलब क्यों ना डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट देखे, तो वो वाला एग्जांपल चलो छोड़ो। इरेशनल नंबर भाई देखो, रैशनल और इरेशनल नंबर मिलके आपके रियल नंबर बनाते हैं। आपने रैशनल नंबर सीख लिया, तो रैशनल नंबर क्या हो जाएंगे? रियल में से सारे रैशनल हटा दो, ठीक है, यही है। ये ना 11 से लेके यहाँ तक। अच्छा, तो इरेशनल नंबर जो है ये तो रैशनल था। The numbers which cannot be expressed in p by q form, okay, which are not rational are called irrational number, and their set is denoted by this complementary set। Example this, √2 1 plus √3। √2 को कुछ बोलेंगे सर? √2 को क्या है? √2 को हम ऐसा तो लिख सकते हैं ना, p by q के फॉर्म में तो हो गया। अरे भैया, p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। क्या ये इंटीजर है क्या? नहीं है। तो इस टाइप के नंबर आपके इरेशनल नंबर हो गए, ठीक। Irrational numbers cannot be expressed as recurring decimals। यदि आपसे बोलूं मैं कि 1.333333, क्या ये इरेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? कोई बता सकता है मुझे? 1.333333 रिकरिंग डेसिमल्स। तो इन सब को अभी ऊपर हमने लिखा कि रैशनल नंबर को रिकरिंग डेसिमल में लिखा जा सकता है, तो ये जो है आपका रैशनल नंबर आएगा, एंड ये हो जाएगा आपका 4/3 के बराबर। समझ में आई बात? 4/3 को लिखो तो अब यही आएगा, अरे आएगा ना? तो ये आपका रैशनल नंबर है। तो ऐसा जितने भी देखे आप 1 पॉइंट समथिंग करके, अब उनको ये मत बोल देना कि वो सारे रैशनल नंबर है, ऐसा नहीं है। बट नोट करके देख सकते हो, ई हमने देखा था नेपियर्स कांस्टेंट 2.71, ठीक है, और पाए 3.14। ये तो हम ये वैल्यू लेते हैं, बट इसके आगे यदि आप देखो, मतलब मैं सिर्फ 2.71 लिखूं तो इसको लिख सकता हूं मैं 271/100। तो ये तो पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया, तो रैशनल नंबर होना चाहिए। बट ये जो वैल्यू होती है, जो साइन भी आप देख सकते हो, दिस इज नियरली इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू 2.7। ऐसे पाई जो होता है 3.14, ऐसा कुछ आगे बहुत बहुत बड़ा नंबर जाता है, अरे जाता है ना, ये ना ही रिकरिंग भी नहीं है। तो ये सब आपके रैशनल नंबर्स में आते हैं, ना कि रैशनल में। तो आप बोलोगे सर पाई 3.14 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 314/100, तो ये तो पी वाई क्यू फॉर्म में आ गया, तो रैशनल होना चाहिए। तो
तो इसलिए मैंने बताया कि ये जो वैल्यू हम लेते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। ओके, तो ई पाई ये सब आपके रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, और ये रियल सर नंबर पर तो हम पाई की वैल्यू 22/7 लिख सकते, तो वो वो तो भी रैशनल वो नंबर भी होगा ना। गलत है, वो भी गलत है। 22/7 कैलकुलेशन के लिए हम लेते हैं, वैल्यू नहीं होती उसकी, क्योंकि 22/7 आप करो तो वो कितना आएगा 3.1, फिर 4 और फिर 5, ऐसा ही आएगा 3.145 समथिंग ऐसा आता है। तो वो भी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं वो। समझ में आया? पाई 22/7 कैलकुलेशन के लिए हम करते हैं, बाकी उसकी वैल्यू उसके बराबर होती नहीं है। पाई इज पाई, बस ये याद रखना। सर पाई जो है डीपीपी में ऐसा दिया है, हाँ? डीपीपी में ऐसा दिया है कि पाई की वैल्यू 3.14 से ज्यादा है और 22/7 से कम है। हाँ हाँ, तो बिल्कुल वो तो है। सर ये दो ही एक्सेप्शन है क्या इरेशनल नंबर के हाँ लिए? हाँ, बाकी √2 है 1.414 √2 की वैल्यू। अब इसमें मैंने जैसे बोला 1.414, ये भी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू में तो डेसिमल के बाद कहानियां चलती जाएगी। आपने कहीं देखा होगा तो पाई की वैल्यू 3.14, आगे बहुत नंबर होता है, 14 ऐसे कर करके बहुत नंबर आ जाता है। अब जितने नंबर लिखोगे उतने कम है। समझ गए? ये जो रियल नंबर है, इसको एक बार रीडिंग मान लो तो सभी लोग। 2 मिनट में आया वापस। रियल नंबर तो भाई हमने पूरा पढ़ ही लिया है कि एक नंबर लाइन है जिसमें बीच में से 0 है, उसके आगे जो कहानी है इधर इन्फिनिटी तक जाता है, ये है ना। इसको पॉजिटिव साइड बोलते हैं। इसके आगे जो भी नंबर्स है उसको पॉजिटिव, यहाँ कहाँ तक जाता है इन्फिनिटी तक। इधर -1 -2, इधर कहीं -√2 भी आएगा, है ना। -15 भी आएगा, है ना, तो ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये जो है नंबर लाइन है। नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ओके, द कंप्लीट सेट ऑफ रैशनल irrational numbers is the set of real numbers and is denoted by r. The real number is union of rational and irrational. Okay, all real numbers follow the order property, that is, if there are two distinct real numbers a and b, then all real numbers follow the order property. मतलब कोई दो नंबर है, दैट इज इफ देयर आर टू अलग अलग नंबर है, तब हम बात कर रहे हैं दो अलग अलग रियल नंबर है, देन या तो एक नंबर एक ए, जैसे ए ले लिया बी ले लिया, तो ए बी से छोटा होगा या फिर ए बी से बड़ा बड़ा होगा। मतलब कॉमन सेंस वाली बात है। जैसे मैं बात करूं कि √2 और 1 में, तो √2 इससे बड़ा है क्योंकि ये वैल्यू होती है समथिंग 1.414। मैं हमेशा बोलूंगा कि लगभग 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 मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है ये, है ना, पर ये इससे 1 से तो बड़ी है। तो सिंपल पॉइंट है। नोट, पहला नोट, इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। अच्छा, रैशनल इंटीजर सारे रैशनल है, क्या रैशनल नंबर इंटीजर होंगे क्या? कन्वर्स तो ये हुआ, तो ऐसा नहीं होता है ना। जैसे 1/2 ये रैशनल नंबर है पर इंटीजर है क्या? नहीं है। बी, निगेटिव ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर, बिल्कुल सही बात है। कोई मैंने नंबर ले लिया √3, इसका माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर, बिल्कुल। जैसे √2 में मैं 1 ऐड कर दूं तो ये तो रैशनल नंबर है, ये √2 इर्रेशनल नंबर है। अब ये लगभग लगभग 1.414 होता है, तो दोनों को ऐड करके क्या हम ये लिख दे क्या, क्या इसकी वैल्यू इसके बराबर है क्या? यदि इसके बराबर है तो ये तो आपका एक रैशनल नंबर आ जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ये जो नंबर है हमेशा ये लगभग वैल्यू है 1.414, ये नहीं बोला कि यही है। तो एक कैलकुलेशन के लिए हम ये यूज करते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो इन दोनों को हम कंबाइंड करके नहीं लिख सकते कभी भी। तो इन दोनों को कभी भी हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो इस फॉर्म में कभी नहीं लिख पाएंगे, इसलिए हमेशा एक रैशनल नंबर हुआ। दूसरा एग्जांपल ये गिवन है। ओके, डी पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर ऑल
will always be an irrational number. एक नंबर है a और दूसरा एक irrational नंबर ले लिया √3। अब समझना, यदि a आपका 0 हो गया तो ये नंबर आ जाएगा 0, और a यदि नॉन जीरो हुआ, समझो, सबसे पहले तो a यदि आपका 0 नंबर हो गया तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा? 0। बोलो, तो 0 तो आपका एक रैशनल नंबर है, 0 तो आपका रैशनल नंबर है। तो आप इसको ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो, मान लो b कोई रैशनल है ऑफ टाइप दिस, ओके, तो a यदि आपका 0 हो गया तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, सो दिस इज कॉल्ड रैशनल नंबर। तो दो नंबर का प्रोडक्ट वहां पर जहां पर एक रैशनल है और दूसरा इररेशनल है, तो ये रैशनल नंबर तभी हो सकता है जब वो जो रैशनल नंबर है दैट इज a वो आपका क्या हो जाए? 0। समझ में आ गया? अदरवाइज दिस इज ऑलवेज एन इररेशनल नंबर। समझ में बात आई या नहीं आई? क्यों? क्योंकि जैसे मैं 2 ले लूं और √2 ले लूं, तो 2 इंटू √2, फिर वही बात आ गई भाई, √2 को सर ये रख दो ना, 1 पॉइंट ये है तो ये हो जाएगा 2.828, या इस ये तो आपका रैशनल हो गया। तो फिर वही 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 कहानी बार बार आ रही है, बार बार। तो ये py/q के फॉर्म, ये तो रैशनल होना चाहिए। तो मैं फिर से बोलूंगा कि भाई ये वैल्यू नहीं होती है, ये कैलकुलेशन में हम जैसे पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए होता है, ठीक है। अगला पॉइंट दैट इज ई पॉइंट, if a is rational, b is irrational, then ab is equal to rational number only if a is equal to 0। ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। दो नंबर है, अच्छा b is rational is नॉन रैशनल, नॉन रैशनल का मतलब क्या हुआ? वो इररेशनल ही होगा। दो ही कहानी होती है दुनिया में, या तो रैशनल या इररेशनल रियल नंबर में, ठीक है। ई पॉइंट सबको समझ में आ गया? अरे आया कि यस नहीं? सर। ओके, अब Yes. f, some difference product and quotient of two rational numbers need not be is, क्या लिखा है? numbers need not be irrational number, or we can say result may be rational number also। बिल्कुल, इसको भी देखना जरूरी है। क्या बोला गया इसने? इन सबको हटा देता हूं पहले। तो हम कौन सा देख रहे हैं? f पॉइंट, some difference product and quotient of two irrational numbers need not to be irrational number, ठीक है। मैंने एक रैशनल नंबर लिया 1 प्लस, इरेशनल नंबर लिया 1 प्लस √2, ठीक है, और दूसरा ले लिया -√2। तो इन दोनों को मैं ऐड करूं तो वो कितना आ जाएगा? 1। √2 -√2 कैंसिल हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये कैंसिल कैसे हो गया? अरे भाई जितना नंबर ये है उतना नंबर ये भी है। मैंने ये थोड़ी ना बोला कि 1.414 होना चाहिए, तो ये -1.4 तभी कैंसिल होगा, ऐसा थोड़ी ना है। सेम नंबर है, कैंसिल हो जाएगा। और यदि मैं a को b से माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा? 2√2। तो देख सकते हो कि ये दोनों क्या थे? आपके इररेशनल नंबर्स। दोनों को ऐड किया तो रैशनल आ गया, और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो इररेशनल आ गया, और प्लस कर दूंगा तो कहानी उल्टी हो जाएगी, इररेशनल बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सम प्रोडक्ट डिफरेंस ये आपका रैशनल इररेशनल कुछ भी हो सकता है। जैसे इन दोनों का प्रोडक्ट में करूं तो ए बी हो जाएगा 1 प्लस √2 इंटू बी क्या है? -√2। इसको प्रोडक्ट किया तो 1 इंटू -√2 -√2, √2 -√2 क्या हो जाएगा? 2। सो दिस इज इररेशनल नंबर। तो प्रोडक्ट इररेशनल आ रहा है। अब मैंने जैसे एक नंबर √2 लिया, दूसरा -√2 लिया, दोनों इररेशनल नंबर है, ये भी और ये भी, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? -2। तो तब रैशनल आ गया। समझ में आ गया? तो दो नंबर का, दो इररेशनल नंबर का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन, ये आपका कुछ भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इररेशनल भी हो सकता है। अगली कहानी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप ऐसे समझो, नंबर ऑफ द Excuse me, फॉर्म। sir. हाँ बोलो। 0 रैशनल नंबर है या इररेशनल? रैशनल है ना, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख देंगे, तो ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। ये नॉन जीरो होना चाहिए, ऊपर वाला तो 0 हो ही सकता है ना। हमने बोला है p/q फॉर्म में, और p q दोनों इंटीजर हो और q नॉन जीरो, p 0 हो सकता है आपका, ठीक। इररेशनल है ना सर फिर वो? अरे रैशनल हुआ ना भाई, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 0/1। 0 को मैं 0/1 नहीं लिख सकता। पर सर p0 0 है तो वो फिर रैशनल कैसे? अबे क्या बोल रहे हो भाई? p रैशनल है तो 0 नहीं हो सकता? क्या बोलना चाह रहे हो भाई? रैशनल की डेफिनेशन क्या है कि p/q फॉर्म में हो वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। अब इसने बोला, ये थोड़ी ना बोला कि पॉजिटिव हो, नेगेटिव है, 0, इंटीजर बोला है तो सब कुछ हो सकता है।
और साथ ही साथ एक और कंडीशन है कि क्यू नॉन जीरो होना चाहिए। पी पर कोई स्टेटमेंट नहीं है कि पी नॉन जीरो है, जीरो है, कुछ भी हो सकता है वो। तो पी मैंने जीरो लिया, क्यू मान लो 1 ले लिया, तो 0/1 जीरो नंबर, रैशनल हो गया ना। ये रैशनल की Yes, sir. डेफिनेशन है। हाँ, आ गया? अरे Yes, आया sir. कि नहीं? समझा. आ गया, ओके। अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा बीटा इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ए, यहाँ पर a और b रियल होता है और आयोटा जो अंडर रूट -1 होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज यूजुअली डिनोटेड बाय z एंड द सेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C। तो कैपिटल C क्या होता है? a प्लस आयोटा b, where ab belongs to real number and iota is equals to under root -1। समझ में आ गया? अब आयोटा क्या रहता है? सर आयोटा Sir, क्या रहता है? minus आयोटा अंडर रूट under -1, -1 under ये लिखा तो है -1 के अंदर आयोटा, ऐसा। तो अब जैसे अंडर रूट के अंदर निगेटिव कहानी पहुंच गई, तो ये हमारे बस के बाहर हो गई, तो इसलिए हमने उनको नया नाम कॉम्प्लेक्स नंबर दे के कहानी बात ही खत्म कर दी, है ना। अब ये जब पढ़ोगे आप तो डिस्क्रिमिनेंट में होता है ना, है, वो डिस्क्रिमिनेंट में हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट निकालते हैं तब। हाँ आता है ना, वही तो है ये, वो तो बात की बात है। अच्छा ये वाली कहानी ना, इसमें ये क्या लिखा हुआ है? नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर। क्या समझ में आती है बात? अरे आती है ना? यस हाँ सर। सर। ओके। साथ ही साथ नेचुरल नंबर जो है होल नंबर का सबसेट है, और होल नंबर जो सबसेट है वो इंटीजर्स का है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। और इंटीजर जो सबसेट है रैशनल नंबर का है, और रैशनल नंबर जो सबसेट है रियल नंबर का है। और यहाँ आपका दिमाग खराब हो जाएगा, कैसे? कि रैशनल नंबर जो है सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। सर ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर तो आयोटा में होता है। तो एक काम करो, इसको यदि इसमें हम जाएंगे ना तो आगे का आप पूरा खराब कर दोगे। खराब करने का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स रियल नंबर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। ये क्या बोल दिया सर आपने? तो एक काम करो, मेरे हिसाब से तो तुम इस बात पे जाओ, मैं जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे ही करो, है ना। मैं आपको यहाँ समझा तो दूंगा, बट आगे आप कंफ्यूज होते जाओगे। और जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर आप आगे पढ़ोगे पढ़ोगे आपको समझ में भी आ जाएगा, या थोड़े समय बाद आपको समझ में आ जाएगा, पर अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। समझ में आ गया? आप तो इतना समझो, कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं? जिसमें आयोटा का टर्म आ जाए। समझ में आ गई बात? अरे आ गई, यस सर। है ना। और यहाँ जो यस लिखा है सर। ना, क्या लिखा हुआ है कि रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बिल्कुल सच बात है, ये बिल्कुल सच बात है। ये कैसे बोल सकता हूँ कि बी यदि जीरो कर दो आप, बी जीरो कर दो तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा? बी जीरो हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ए भी रियल नंबर है। बी जीरो कर दूंगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए, और ए रियल है, तो रियल नंबर बन गया। नई बात समझ में आई? कोई टेंशन नहीं है। पर यहाँ पर जो बात लिखी गई है वो बिल्कुल सही लिखी हुई है कि रियल नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है ना। तो सर अब तो, नॉन कॉम्प्लेक्स रहते हैं क्या? अरे नहीं नहीं भाई, इसलिए मैं ज्यादा नहीं जा रहा था। अब तो यही समझो मैं जो बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है भाई, अभी जिस स्थिति में हो, स्थिति मत कहने का मतलब मेरा ये है कि अब अपने 11th अभी चालू किया है ना। हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, कि भाई जो सोचने का, नॉलेज। हाँ सोचने का जो हमारा कैपेसिटी वो भी लिमिटेड है। मतलब जित लिमिटेड मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा सोच नहीं सकते, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर जो आपके नॉलेज है उसके हिसाब से नॉलेज अभी कम है, कहने का मतलब ये हुआ। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ोगे ना, अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा कि रियल नंबर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों है। तो आप तो ऐसे ध्यान रखो, कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोला हमने? जहां पर आयोटा आ जाए, बस ऐसे ध्यान रखो, बस बाकी बात खत्म हो गई। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी ऑफ टू। सर हाँ बोलो। आई का इवन वैल्यू नंबर्स। कांस्टेंट रहता है क्या? माइ रूट अंडर रूट अंडर रूट -1. -1 बस ये होती है, वो कांस्टेंट है नहीं है, बात खत्म करो यहीं पर। आप तो ये समझो आयोटा अंडर रूट -1 होता है बस। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में ना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा एक चैप्टर है 12th,
कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा एक चैप्टर है आपका, पूरा पढ़ोगे आप उसको डिटेल में, है ना। तो उस समय हम और अच्छे से पढ़े, उस समय आप पूरा आप चीजें क्लियर हो जाएगी। बट अभी तो आप इतना याद रखो कि आयोटा अंडर रूट माइनस वन है, बस बात खत्म कर दी हमने, है ना। ओके, डिविजिबिलिटी ऑफ टू, तो दो से डिविजिबल होने के लिए नंबर क्या होना चाहिए, उसका क्राइटेरिया क्या है? बस इवन नंबर हो। और इसने और कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है, 3 के लिए जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिविजिबल हो, 4 के लिए जो लास्ट के 2 डिजिट है नंबर में वो 4 से डिविजिबल हो, 5 के लिए यूनिट प्लेस पे जो नंबर हो वो 0 हो या फिर 5 हो। 6 के डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे कि नंबर बोर्ड 2 से भी डिविजिबल हो और साथ ही साथ 3 से भी डिविजिबल हो। और 2 और 3 की डिविजिबिलिटी हम जानते हैं, कहां से जानते हैं? यहाँ से। बात समझ में आ गई? और ये देख लिया। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे हम, लास्ट के 3 डिजिट, किसी भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट ऑल टुगेदर आर डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो आप बोलोगे सर 64 लिया तो वहां तो 2 ही डिजिट है, हम डिविजिबिलिटी कैसे चेक करें? अरे तो भैया 100 तक तो हम जानते ही है ना, 100 तक कि 8 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो बड़ा नंबर कोई आ जाए उसके लिए बताया गया है। जैसे बड़ा नंबर ऐसा कुछ बोल दिया 31946, ये जो भी लिखा है 12064, क्या ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है? तो इसको चेक करने के लिए हम लास्ट के 3 डिजिट लेंगे, दैट इज 064। क्या ये 8 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, तो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। बस ये बात बोल रहे हैं हम। 9 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है कि सम ऑफ इट्स डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। जैसे ये नंबर है 319, ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है? तो 3 और 1 3 और 1 4, 13 13 6 19, 4 23 और 1 24 और 2 26, 4 30 6 36। क्या 36 9 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। ठीक। 10 द डिजिट 10 से डिविजिबिलिटी के लिए भी है ना, है 7 की डिविजिबिलिटी। 7 की डिविजिबिलिटी यहाँ नहीं लिखी है। 7 प्राइम नंबर है। बट सर उसकी भी अगर यूनिट प्लेस में जो डिजिट होगा उसे 5 से मल्टीप्लाई करे और उसमें टेंस प्लेस में जो डिजिट होगा उसे ऐड करे तो और जो हमें आंसर मिलेगा अगर वो 7 से डिविजिबल हो तो वो होगा, पूरा होल नंबर होगा डिविजिबल। अच्छा, जैसे हम बोलते कि 31521, जैसे ऐसा है तो क्या करना होता है इसमें? 1 को जो यूनिट प्लेस में है ना उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है, कर दिया। और उसमें 2 ऐड कर देंगे, मतलब टेंस प्लेस पे जो आ रहा है। और ये यदि 7 से डिविजिबल है तो जो कि 5 + 2 7 7 से डिविजिबल है, तो ये नंबर आपका 7 से डिविजिबल होगा, राइट? यस सर। अच्छा, ठीक है। हाँ, सही है। ठीक है भाई, 7 की डिविजिबिलिटी इधर कर लो, बीच में कहीं लिख लो। 7 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है, यूनिट प्लेस पे 5 से मल्टीप्लाई करो प्लस टेंस प्लेस पे जो नंबर है डिजिट है उसको आप ऐड कर दो, तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके। 10 में यूनिट प्लेस पे सिर्फ 0 होना चाहिए। 11 में जो इवन प्लेसेस पे जो नंबर्स आ रहे, जो डिजिट्स आ रहे हैं उनका सम, और जो ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स आ रहे हैं उनका सम। तो इवन प्लेसेस पे जो डिजिट का सम, ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट का सम का डिफरेंस 11 का मल्टीपल हो, इंक्लूडिंग 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो तो वो 11 से डिविजिबल होगा। बस अब इतना ही है, आगे और भी हो तो हमें उनसे ज्यादा काम है ही नहीं। 11 तक आपको याद रहेगा, बहुत बड़ी बात है, बहुत इतना। ओके, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है ये देखो। रिमाइंडर थ्योरम, लेट px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and a be any real number. Okay, if px is divided by x minus a, then the remainder is equals to p of a.
P of x is divided by x minus a, then the remainder is equals to PA. क्या बोला गया है देखो, कोई भी पॉलिनोमियल जैसे हमने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 10 ले लिया, सुनना ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 10 ले लिया, अरे ले लिया। अब इसको मैं मान लो कोई भी नंबर x माइनस 2 से डिवाइड करूं, किससे डिवाइड करने जा रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को x माइनस 2 से डिवाइड करने जा रहा हूं, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा, वो किसके बराबर होगा, P ऑफ x आपने पॉलिनोमियल क्या माना, एक्स स्क्वायर माइनस 10 माना, तो 2 पर जो रिमाइंडर आएगा सीधा आप 2 उठा के यहाँ रख दो तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 10 दैट इज माइनस 6 आएगा रिमाइंडर। तो इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ देखो, प्रूफ में कुछ नहीं है, बस एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 10 को हमने लिखा, क्या लिखा, -4 -6 अलग लिखा, अरे समझ में आया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस 2 इंटू ए प्लस 2, और -6x था अपॉन में x माइनस 2, x माइनस 2 इधर से डिवाइड हो गया तो बचा क्या, x प्लस 2 और -6 के साथ x माइनस 2, तो ये आपका कोसेंट हो गया और ये आपका रिमाइंडर हो गया -6, बस यही तो है। अरे समझ में आया, इसको आप डिवाइड करोगे तो इधर आपका आ जाएगा कितना, x प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, माइनस करो तो क्या आ गया, -6, तो यही आपका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, यही तो बोला है उसने। नहीं समझ में आई बात, जैसे नहीं आया हो तो ये ले लो एक बार और, एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2 है, एक मिनट, इसको आपको डिवाइड करना है x माइनस 1 से, तो बताओ भाई रिमाइंडर कितना आएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि यदि आपने पॉलिनोमियल क्या लिया, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, तो 1 रखने पर इसका जो रिमाइंडर आएगा 1 पर कितना आ रहा है, 0, तो मतलब कंप्लीटली इसको डिवाइड करना चाहिए, x माइनस 1, तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर लिया तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर -3x लिया, फिर इसको किससे मल्टीप्लाई किया, x से, तो प्लस x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर माइनस किया तो -2x, ऊपर +2 था, अब -2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये -2x प्लस 2 हो जाएगा, तो आपका रिमाइंडर आ गया 0। समझ में आ गई बात, अरे बोलो ऐसे करो या फिर वैल्यू सीधा रख दो, ये बोल रहा है वो, क्या बात समझ में आई सभी को। तो कोई भी आप पॉलिनोमियल लो, इसको मैं x माइनस ए से डिवाइड करूं तो इसका जो रिमाइंडर आएगा, वो p ऑफ a के बराबर होगा। क्या क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, अब फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है वो देखो। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि p ऑफ x को आपने x माइनस ए से डिवाइड किया और कंप्लीटली डिवाइड हो गया, या हम ऐसा बोले कि कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, अरे बोलो। हाँ सर। Yes. तो Yes, x sir. माइनस ए उसका फैक्टर कहलाएगा, जैसे अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि एक्स क्यू माइनस हमने क्या लिया था, 3x प्लस 2 लिया था, इसको मैंने डिवाइड किया x माइनस 1 से, तो रिमाइंडर कितना आया आपका निकल के 0, तो x माइनस 1 क्या हुआ इसका फैक्टर। समझ में आया? तो यही इसने बोला है यहाँ पर, लेट p ऑफ x बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a बी द रियल नंबर सच दैट p ऑफ a इज 0, मतलब उस पर वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, देन x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। फैक्टर बोलने का मतलब ये हुआ कि वो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। कन्वर्सली इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन p ऑफ a इज 0। तो दोनों कहानियां पैरेलल चलेगी। क्या सबको समझ में आया? मतलब मैंने ये बोला कि p ऑफ x का फैक्टर यदि x माइनस ए है तो p ऑफ a क्या होगा, 0 होगा। और मैंने यदि ये बोल दिया कि कोई वैल्यू x इज इक्वल टू a,
इसको सेटिस्फाई कर रही, मतलब पी ऑफ ए 0 आ रहा है, तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि एक्स माइनस ए उसका फैक्टर है। तो इससे ये भी बोल सकते हैं और इससे ये भी बोल सकते हैं। क्या सबको समझ में आई बात? समझा। अरे सर भावनाएं समझ रहे हो ना? भाव, समझा। हाँ, बाकी समझ नहीं आए चलेगा, बट भावनाएं समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि पहला एग्जांपल, शो दैट x प्लस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। तो यदि इसका फैक्टर है तो हमारे पास एक तरीका तो कौन सा होता है कि x प्लस थ्री को इसको मैं डिवाइड कर दूं, जो हम करते आते हैं, नाइन्थ टेंथ इनमें तुमने किया होगा। इससे डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 बता दे, तो हम बोल सकते हैं कि इसका फैक्टर है। या दूसरी कहानी, इसको मैंने p ऑफ x माना, किसको? इसको। x प्लस थ्री यदि इसका फैक्टर है तो x इज इक्वल टू माइनस थ्री पर ये 0 होना चाहिए। अरे बोलो, x यस। माइनस ए होता है तो x इज इक्वल टू ए रखते हैं। तो यहाँ पर a क्या है? ये a प्लस थ्री लिखा हुआ है, माइनस ऑफ माइनस थ्री, तो x इज इक्वल टू क्या रखेंगे? माइनस थ्री रखेंगे, ना कि थ्री, ध्यान रखना। तो माइनस थ्री रखा तो माइनस थ्री का क्यूब -27, माइनस थ्री का स्क्वायर 9 इंटू प्लस थ्री प्लस 9 27, फिर -3 इंटू फोर -12, फिर +12 है, तो दिस इज 0। जीरो। So hence prove x plus 3 is a factor of the polynomial. अब इसमें सॉल्यूशन में यही लिखा हुआ है जो मैंने बताया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक और बात आएगी, इसके बाद में बताता हूँ। Without actual question number 2, without actual division prove that this is exactly divisible by this। बहुत बढ़िया चीज है ये जो यहाँ पे बताई गई है। इससे डिविजिबल हो, या तो एक काम कर सकते हैं हम कि इसको डिवाइड कर दे, या फिर यहाँ से देखो इसके फैक्टर्स है क्या, x-1 और x-2। अरे बोलो, हाँ। यस ठीक है। सर। यदि मैं इस ये प्रूफ कर दूं कि इसके फैक्टर x-1 और x-2 है, तो मैं यही प्रूफ कर सकता हूं कि इससे डिवाइड होगा ये। नहीं समझे बात? यस सर। समझे। तो 1 मैंने रखा तो ये 0 आएगा, 2 रखा तो 0 आ गया, मतलब इसके फैक्टर हो गए x-1 और x-2। तो इन दोनों को मैं प्रोडक्ट करूं तो इस पॉलिनोमियल का, इस बाई क्वाड्रेटिक का, ये भी एक फैक्टर हो गया पूरा। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? ज्यादा तो नहीं समझ में आ रहा है? ज्यादा तो नहीं चमक रहा है? समझा सर। चलो ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, polynomial this and this when divided by x-4 leave the same remainder than the value of k। क्या करेंगे भाई? ये इसका फैक्टर है, इससे फोर इसमें डालेंगे फिर वो हाँ, तो रिमाइंडर सेम एक आना बार चाहिए, तो x इज इक्वल टू 4 डाला तो ये हो गया 64k प्लस 48 -3। ये रिमाइंडर आया, इधर से भी वही आना चाहिए, तो 4 डाल दो, कितना हो जाएगा? 64 इंटू टू माइनस 120। 20 प्लस के, तो के लिए सॉल्व कर लो बस, ठीक है। अगला, if two digit number is divided by the number having same digits written in reverse order, we get 4 as quotient and 3 as a remainder, and if the number is divided by the sum of ये खुद से कर लेना है ना, सॉल्यूशन भी आपको दे रखा है, नहीं होगा तो पूछ लेना। अच्छा क्वेश्चन है वैसे में, है ना? क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा होगा क्या बता रहे हैं, बच्चों वाली चीज है ये, तो सब हमें आती है। और ये सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी कर लेना, प्रैक्टिस के लिए बहुत क्वेश्चन इतने। अच्छा, इसमें जो मैं चीज मुझे याद आई थी वो नहीं है। ओके, तो यहीं पर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, या फिर हम नोट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर यहाँ पे हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बॉक्स करके एक्सप्लेन करेंगे। नहीं बॉक्स करके नहीं, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, यदि कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कोई भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो मैं इसको यदि x से डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर आएगा बता सकते हो क्या आएगा? x से डिवाइड किया तो क्या आ गया रिमाइंडर? तो x इंटू एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया? -2x, फिर -2 से डिवाइड किया,
-2 से मल्टीप्लाई किया तो -2x, और इधर से ये 0 हो गया, फिर 1 इधर से, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है भाई? 1। अरे बोलो। सर जब कुछ x, दिख नहीं रहा, वो प्रीवियस स्क्रीन दिख रही है। अच्छा सर आपने प्रीवियस, स्क्रीन पे कुछ लिखा है? अच्छा अच्छा मैं इधर लिख रहा था यार। ओके, अब दिख रहा है? नहीं। अरे यार, नहीं सर, हाँ दिखा दिख अब रहा सर। दिख है। रहा है? दिख रहा है ना? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, इधर देखो। हाँ, x² - 2x + 1 लिया मैंने, उसको x से डिवाइड किया। ओके, कैसे डिवाइड करेंगे? फिर x से मल्टीप्लाई किया तो x², फिर सब्ट्रैक्ट किया तो -2x, फिर -2 से मल्टीप्लाई किया, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आ गया? 0, और 1 ऊपर बचा हुआ था। तो x² - x को व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x, देन द रिमाइंडर इज, बोलो, x² - 2x कांस्टेंट। प्लस, रिमाइंडर इज 1। ठीक, ओके। व्हेन सेम कहानी इज डिवाइडेड बाय 1 + x या फिर x - 1, देन रिमाइंडर इज, 0 रिमाइंडर इज जीरो। 0। x - 1 से डिवाइड करके देख लो इसको। 0 या फिर हम बोल सकते हैं कि x - 1 से डिवाइड करे 1 पर, यदि वैल्यू हम रखे कुछ 1 पर रखे, तो वैल्यू क्या रही? 0, मतलब उसका एक रूट हो गया। अरे हो गया ना? हो गया? वैसे। अच्छा ठीक है, ओके। अब मान लो इसको मैं x/2 से डिवाइड करूं, x/2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? बताओ। x/2 की जगह 2x ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2x ले लिया तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो यहाँ पर क्या चाहिए हमें? x/2, तो ये हो जाएगा x², ये 0 π/4 -2x। ठीक है। π/4 हाँ, π/4 अबे π/4 कहाँ से आ गया? x/2 का। चलो हमने चेंज कर दिया था, तुम्हारा मन x/2 का है तो x/2 ही ले लेते बस। तो x² - 2x + 1 डिवाइडेड बाय x/2, तो क्या आ जाएगा? 2x, फिर 2x से बन जाएगा x², इधर आ जाएगा -2x, और फिर क्या ले लिया हमने? -4, तो ये हो जाएगा आपका -2x, फिर डिवाइड किया तो 1, रिमाइंडर 1 आ रहा है। समझ में आया सबको? ठीक, रिमाइंडर क्या आया? 1 आया। आगे हम बढ़े। आगे बढ़ने का मतलब मेरा ये है कि जैसे मैं क्यूबिक लूं, x³ - 1 लिया, इसको मैंने x से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा? जल्दी से बताओ। x से डिवाइड किया, 1 माइनस 1 1 1 या -1? अरे माइनस नालायक को 1 आएगा ना, ओ सॉरी -1 आएगा ना। 1 x² -1 करूंगा तो ये x³, फिर सेपरेट किया तो इधर से कुछ नहीं, -1 आएगा ना, बोलो। हाँ ठीक है। अब x + 1 से डिवाइड किया, तो डिवाइड करके बताओ वो एक्चुअल में क्या आ रहा है? x³ - 1 को x + 1 से डिवाइड किया तो आपके पास जो बचेगा 0 0 आएगा। यहाँ नहीं। मैंने लिया x², तो ये हो जाएगा x³ + x², सब्ट्रैक्ट किया तो हो गया -1 - x²। ठीक है, फिर से मैंने x से मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये हो जाएगा x² + x, तो अब उसको ऐड किया तो क्या आ गया? x - 1। क्या रिमाइंडर आया? बोलो। x माइनस x - 1, -1 x - 1। ठीक, और एक मिनट, ओके। इसी कहानी को मैं
इसी कहानी को एक्स स्क्वायर से मैं डिवाइड करूं तो क्या आएगा? क्या बोलने जा रहा हूँ वो उसको अब कंक्लूड कर दूंगा मैं। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, रिमाइंडर क्या आ गया? -1। ठीक है, अब इसी कहानी को मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करूं तो बता सकते हो क्या आएगा? रिमाइंडर एक्स क्यूब -1 को मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड किया तो एक्स के साथ आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स, सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस, तो रिमाइंडर आपका आ गया -1 - x आ गया। तो मैं यहाँ क्या बताने वाला हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा कि मैं जब इसको एक क्यूबिक, ये समझते हो ना क्यूबिक लीनियर क्वाड्रेटिक? यस हाँ यस सर। यस कि नहीं समझते हो? समझते हैं। समझते हैं। समझते हो, क्योंकि पॉलिनोमियल नहीं भी समझते तो ये क्यूबिक है, मतलब यदि x की पावर जो मैक्सिमम होती है वहां यदि 2 है तो वो क्वाड्रेटिक कहलाती है, 3 है तो क्यूबिक, 4 होती है तो बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, और 1 है पावर, जो मतलब x की मैक्सिमम पावर यदि 1 है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर। ठीक है, और जैसे 2 1 ऐसा लिखा हो तो इनको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो इसको मैंने इस क्यूबिक को लीनियर से मैंने जब डिवाइड किया, कहीं भी देख सकते हो आप लीनियर को, लीनियर समझ रहे हो? हाँ यहाँ पे भी x इसकी की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 1 है, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो ये भी क्वाड्रेटिक हो गया। तो जब मैंने लीनियर से इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका? कांस्टेंट। ठीक है, यहां लीनियर से मैंने डिवाइड किया इस क्यूबिक को तो रिमाइंडर क्या आया आपका? लीनियर आया। क्या कभी ऐसा होगा क्या कि इस क्यूबिक को आप लीनियर से डिवाइड करो और रिमाइंडर एक क्वाड्रेटिक आ जाए? कभी भी ऐसा होगा क्या? नहीं। कभी नहीं होगा। नो सर। आप यहाँ देख भी सकते हो कि यहाँ पर ये आया, अब ये फर्दर इसके इससे डिवाइड हो गई होगा तो रिमाइंडर आपका लीनियर आ रहा है, बट इस केस में कांस्टेंट आ रहा है। तो आप ऐसे समझो कि कोई पॉलिनोमियल, जैसे आपको थोड़ा आइडिया दे दूं मैं, पॉलिनोमियल किसके बोलते हैं? इसको एन एक्स पावर एन प्लस एन माइनस एक्स। ये मैंने पहले बताया कि नहीं बताया अभी तक? बताया है ये सर। सब बताया। ग्राफ बताया ऑफ ना? तो फिर पॉलिनोमियल्स। तो अरे हाँ, ग्राफ ऑफ तो फिर तो आता ही है। पॉलिनोमियल बता तो दिया है, फिर क्या दिक्कत है? तो ये एन डिग्री का पॉलिनोमियल है ना? तो यहां लिखना आप कि यदि मैं किसी भी पॉलिनोमियल को एन डिग्री पॉलिनोमियल से डिवाइड करूं, मतलब इनकी बात कर रहा हूं मैं, एन डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो रिमाइंडर की डिग्री मैक्सिमम एन हो सकती है। जैसे क्वाड्रेटिक से मैंने डिवाइड किया तो वो कांस्टेंट आ रहा है, यहां आ गया तो लीनियर आ गया। अच्छा, यहां हमने गलती कर दी, ये x -1 आया ना, ये तो और डिवाइड होगा इससे, अरे ये और डिवाइड होगा इससे, +1 करो तो ये आ जाएगा x +1, रिमाइंडर आ गया -2। समझ में आ गया? तो यहाँ हाँ पर गलती करी हमने, ये -2 आएगा। बात समझ में आई? क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया तो कांस्टेंट आया या फिर लीनियर आया। तो nth डिग्री के पॉलिनोमियल से आप डिवाइड करते हो तो उसके रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो हमेशा n-1 या उससे कम होगी। मतलब आप क्वाड्रेटिक से किसी को डिवाइड करो तो जो रिमाइंडर होगा या तो वो लीनियर होगा या फिर कांस्टेंट होगा। किसी को मैं क्यूबिक से डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर होगा उसकी डिग्री क्या होगी? क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर या फिर हाँ, या तो कांस्टेंट। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, या लीनियर डिग्री 1, या फिर कांस्टेंट मतलब 0 डिग्री का। समझ में आई बात? अब ये हो सकता है क्यूबिक से मैं डिवाइड करूं तो क्यूबिक कभी भी आपको रिमाइंडर नहीं मिलेगा या इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। समझ गए? ठीक है भाई, आज का टाइम तो ऐसे निकल गया, पता ही नहीं चला। यदि और कोई दिक्कत आती है तो हम कल एक बार और देख लेंगे। ठीक है, और ये रिकॉर्ड जो है, सर लीनियर का कैसे आएगा? लीनियर को मैं डिवाइड करूंगा तो हमेशा जो आपका रिमाइंडर आएगा वो कांस्टेंट आएगा। ओके सर। समझ गए? मतलब जो भी है उससे 1 डिग्री कम का रिमाइंडर होगा। लीनियर की डिग्री 1 है तो उससे 1 कम डिग्री क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, मतलब 0 डिग्री। ठीक है, ओके। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें है ना, ये ध्यान रखना, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया इसमें, और समझ में आना चाहिए। ओके।